नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में एडीसीपी नोएडा मनीष कुमार मिश्रा ने थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के अंतर्गत जीआईपी मॉल गार्डन, गैलेरिया और बॉटनिकल गार्डन के पास फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और साथ ही उन्होंने यातायात कर्मियों और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की गई। वहीं नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की गई। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां यातायात कर्मियों के लिए तमाम तरह के दिशा निर्देश दिया गया है। एडीसीपी का ये बड़ा एक्शन सामने आया है जहां तमाम अधिकारियों को निर्देशित देते हुए नजर आ रहे। ट्रैफिक पुलिस को लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, तमाम जो है व्यवस्थाओं को लेकर अब ये बयान जारी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्थाओं का देखिए जायजा लेते हुए भी जो है नजर आ रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 116वें एपिसोड के तहत लोगों को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी दिवस की शुभकामनाएं दी। कितने ही सारे संदेश, कितने ही मैसेजेस, मेरा पूरा प्रयास रहा दिवस है। एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है। और सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब करीब 40% हो गई है। बॉर्डर किनारे रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी लगातार जारी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़े। आप देखिएगा, आप किसी भी कैरियर में जाए, एनसीसी से आपके व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का रोल बहुत बड़ा है। युवा मन जब एकजुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं। आप जानते हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। गांव, ब्लॉक, जिले, राज्य और वहां से निकलकर के चुने हुए ऐसे 2000 युवा
भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए जुटेंगे। आपको याद होगा, मैंने लाल किले की प्राचीर से ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे 1,00,000 युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसमें देश और विदेश से एक्सपर्ट्स आएंगे, अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी रहेगी। मैं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा समय उपस्थित रहूंगा। युवाओं के सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज को रखने का अवसर मिलेगा। देश इन आइडियाज को कैसे आगे लेकर जा सकता है, कैसे एक ठोस रोडमैप बन सकता है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाइए। जो भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, जो देश की भावी पीढ़ी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका आ रहा है। आइए मिलकर देश बनाएं, देश को विकसित बनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम अक्सर ऐसे युवाओं की चर्चा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कितने ही युवा हैं जो लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं। हम अपने आसपास देखें तो कितने ही लोग दिख जाते हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की मदद चाहिए, कोई जानकारी चाहिए। मुझे ये जानकर अच्छा लगा, कुछ युवाओं ने समूह बनाकर इस तरह की बात को भी एड्रेस किया है। जैसे लखनऊ के रहने वाले वीरेंद्र हैं, वो बुजुर्गों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के काम में मदद करते हैं। आप जानते हैं कि नियमों के मुताबिक सभी पेंशनर्स को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। 2014 तक इसकी प्रक्रिया यह थी, इसे बैंकों में जाकर बुजुर्ग को खुद जमा करना पड़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे हमारे बुजुर्गों को कितनी असुविधा होती थी। अब यह व्यवस्था बदल चुकी है। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने से चीजें बहुत ही सरल हो गई है। बुजुर्गों को बैंक नहीं जाना पड़ता। बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी की वजह से कोई दिक्कत न आए, इसमें वीरेंद्र जैसे युवाओं की बड़ी भूमिका है। वो अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को इसके बारे में जागरूक करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वो बुजुर्गों को टैक्स सेवी भी बना रहे हैं। ऐसे ही प्रयासों से आज डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पाने वालों की संख्या 80 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इनमें से 2 लाख से ज्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 80 के भी पार हो गई है। साथियों, कई शहरों में युवा बुजुर्गों को डिजिटल क्रांति में भागीदार बनाने के लिए भी आगे आ रहे हैं। भोपाल के महेश ने अपने मोहल्ले के कई बुजुर्गों को मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करना सिखाया है। इन बुजुर्गों के पास स्मार्टफोन तो था, लेकिन उसका सही उपयोग बताने वाला कोई नहीं था। बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं। अहमदाबाद के राजीव लोगों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से आगाह करते हैं। मैंने मन की बात के पिछले एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट की चर्चा की थी। इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जागरूक बनाएं और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें। हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सरासर झूठ,
लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र है। मुझे खुशी है कि हमारे युवा साथी इस काम में पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल बच्चों की पढ़ाई को लेकर कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं। कोशिश यही है कि हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी और बढ़े, किताबों के लिए उनमें प्रेम और बढ़े। कहते भी हैं, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और अब इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए लाइब्रेरी से ज्यादा अच्छी जगह और क्या होगी। मैं चेन्नई का एक उदाहरण आपसे शेयर करना चाहता हूं। यहाँ बच्चों के लिए एक ऐसी लाइब्रेरी तैयार की गई है जो क्रिएटिविटी और लर्निंग का हब बन चुकी है। इसे प्रकृत अरिवगम के नाम से जाना जाता है। इस लाइब्रेरी का आइडिया टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े श्रीराम गोपालन जी की देन है। विदेश में अपने काम के दौरान वे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े रहे, लेकिन वो बच्चों में पढ़ने और सीखने की आदत विकसित करने के बारे में भी सोचते रहे। भारत लौटकर उन्होंने प्रकृत अरिवगम को तैयार किया। इसमें 3000 से अधिक किताबें हैं जिन्हें पढ़ने के लिए बच्चों में होड़ लगी रहती है। किताबों के अलावा इस लाइब्रेरी में होने वाली कई तरह की एक्टिविटीज भी बच्चों को लुभाती है। और वहीं गोरखपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। सीएम योगी ने कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही, जहां मुख्यमंत्री योगी ने जो है जनता को संबोधित किया और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो जीत मिली है बीजेपी को, उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने जनता को बधाई देते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव हुआ, जिसमें 9 सीटों में एनडीए गठबंधन को कुल 7 सीटें मिली हैं। ये नहीं पूछ रहा हूं, एक मुझे बताओ कि उनके पास मिला क्या। कहा साहब एक ब्लेड था। मैंने कहा कैसा ब्लेड था? कहा वो सर्जिकल ब्लेड होता है। मैंने कहा सर्जिकल ब्लेड ये डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं सर्जरी में, बहुत शार्प होता है। मैंने कहा बहुत छोटा सा होता है, 2 इंच का होगा और 2-2.5 इंच का यह शार्प इंस्ट्रूमेंट इतना खतरनाक होता है कि अगर वह किसी को यहां कट मार दे तो मान के चलिए कि अगले 2-3 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने कहा भी इतने खतरनाक इंस्ट्रूमेंट को लेकर के जा रहे हैं और आप उसको हल्केपन से ले रहे हैं। मैंने कहा एक मालूम करो, दोनों युवा वास्तव में जिस नाम से जो नाम उन्होंने बताया है, ये नाम उन्हीं का है या छद्म नाम है? तो पूछताछ हुई तो उन्होंने पहले अपना नाम उसी जनपद का बताया था, बाद में उसमें से एक युवा ने कहा कि साहब, एक उसने अपने दिल्ली का एड्रेस बताया, दूसरे ने हैदराबाद का बताया। मैंने कहा भी दोनों जगह भी मालूम करो और इनके बारे में डिटेल लो। पुलिस हर बार उन्हें पूछताछ करके छोड़ती थी, लेकिन मैं पीछे पड़ा रहा। तीसरे दिन जानकारी मिली कि साहब इन दोनों युवाओं का दिल्ली में बटाला हाउस से किसी एक सज्जन से संबंध है। तो बटाला हाउस का नाम आते ही मैं और चौकन्ना हुआ। मैंने कहा बटाला हाउस ये वही जगह है जहां 2008 में दिल्ली में दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हुए थे, आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए। और
बटाला हाउस में ये युवा जाते हैं तो मैंने कहा ये मान के चलो, पक्का मान के चलो कि दोनों युवा हिंदू नहीं है, आप इसको नोट करना, इनको पूछताछ करो। पूछताछ होती है, वे खुल लिए, उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा हाँ साहब, हम लोगों की 3 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज इस्लाम स्वीकार कर लिए थे। अब चूंकि 3 पीढ़ी पूर्व हो चुका था तो लेकिन हम लोग फिर भी वे सच बोलने का नहीं, सच तो इनको अब बकना पड़ेगा। और इसके बाद जब हम लोग उसकी तह में गए तो वह उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के गए थे एक संत की हत्या करने के लिए। खैर ये कार्रवाई आगे बढ़ी। हम लोगों ने कहा कि भाई ये बटाला हाउस में जिस सज्जन के पास जाते थे, देखो ये वास्तव में सज्जन ही है या कोई दुर्जन है। तो हम लोगों ने उसको बुलाना शुरू किया। एक बार आया तो फिर पुलिस ने छोड़ दिया, दूसरी बार आया फिर छोड़ दिया। मैंने कभी क्यों छोड़ दिया? कहा साहब वो तो एक सामान्य धर्मोपदेशक है। मैंने कहा क्या कोई हिंदू संत है क्या? कहा नहीं साहब। मैंने कहा उसका पूरा नाम? तो नाम भी उसका बड़ा अजीब था। तो मैं भौचक था कि सही नाम और सही तथ्यों को सबके सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है। उसके बाद फिर हमने जब सख्ती से इस पे कार्रवाई आगे बढ़ाई तो हमने कहा भी उसके ऑफिस में जाकर के उसके पास कोई लैपटॉप होगा, उसका कंप्यूटर होगा, उससे जुड़े हुए अन्य उसके पास कुछ सामान होंगे, स्मार्ट उसका फोन होगा, स्मार्टफोन होगा, इन सबको लीजिए और अपने कब्जे में लेकर के एक बार इसकी सघनता से जांच कर लो। पकड़ में आया और पकड़ में आने के बाद जब हम लोगों ने जांच करनी शुरू की तो उन्होंने वह एक बहुत बड़े रैकेट को संचालित करता था और जिसका टारगेट होता था मूक बधिर बच्चे। उसमें जब हमारी कार्रवाई चल रही थी तो सबसे पहले मेरे पास शिकायत आई गुड़गांव से, और गुड़गांव से एक महिला ने कहा कि साहब मेरे बच्चे को जो मूक बधिर था, दिल्ली की एक संस्था में पढ़ता था, उसको जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवा दिया गया। फिर मेरे पास दूसरा मामला आया कानपुर का। कानपुर में एक युवा, एक छोटा, एक नौजवान लड़का मूक बधिर था, वह दिल्ली की उसी संस्था में पढ़ता था। तो अचानक रोजे के दिन थे, वह लड़का छुट्टी पे आया था। तब तक कोविड-19 प्रारंभ हो चुका था और वह उस दौरान जब वह अपने घर आया था तो छुप करके वह दिन में कुछ नहीं खाता था। रात्रि को उसको जो भोजन मिलता था वो अतिरिक्त भी लेकर के अपने कमरे में रखता था। सुबह 4 बजे खा लेता था और दिन भर कुछ नहीं करता था। तो उसकी मां को संदेह हुआ, ये सब क्या है, ऐसे क्यों कर रहा है? तो उसने छुप करके देखा तो वह नमाज पढ़ रहा था। तो उसकी मां ने उसको कहा ये सब क्या कर रहे हो? तो अपनी मां को ही बोलने लग गया हो। अब उनकी समस्या क्या है? वो बोल भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, लेकिन वह ये सब कृत्यों में लिप्त हो गया। हमने कहा भी ये कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है, वो बोल नहीं सकता है, वह कैसे नमाज पढ़ सकता है? कैसे, कौन सिखा रहा है उसको? तो फिर पता लगा कि बटाला हाउस से जुड़ी हुई उस संस्था के द्वारा, जो अपने को धर्मोपदेशक कहता था, उसके द्वारा वहां पर एक इस प्रकार के स्मार्टफोन उन बच्चों को दिए जाते थे जिसमें वह उसके माध्यम से कोड भाषा में उनके साथ संवाद बनाता था, उनको ट्रेनिंग देता था,
और स्मार्टफोन के माध्यम से सारी उनकी एक्टिविटीज संचालित हो रही थी और धर्मांतरण का एक बहुत बड़े रैकेट को हम लोगों ने पर्दाफाश किया था। ऐसे 500 परिवारों को उन्होंने अपनी चपेट में लिया था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और उस बड़ी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप अभी 3 महीने पहले माननीय न्यायालय ने उसमें से 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आप याद करिए, आप ही के बीच में छुपे हुए ऐसे लोग जो छद्म रूप में धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वे सेवा की सौदेबाजी कर रहे हैं और उस सौदेबाजी पे लगाम लगाना, उसको देखना समाज के प्रबुद्धजनों का, समाज से जुड़े हुए जागरूक नागरिकों का यह दायित्व बनता है। यह केवल एक संगठन का काम नहीं, किसी सरकार का मात्र कार्य नहीं, बल्कि हर राष्ट्रभक्त का कार्य होना चाहिए, हर जागरूक नागरिक का कार्य होना चाहिए। और यही कार्य यहां पे टीस जैसी संस्थाएं, यहां पर दीपेश नायर जैसे नौजवानों के माध्यम से कर रही हैं और ये अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए दीपेश जी आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपको यहां पर प्रोफेसर यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार से आपको सम्मान किया गया। सचमुच इस सम्मान का गौरव बढ़ा है, क्योंकि छद्म रूप से जो लोग हमारे बीच में, हमारे ही लोगों को तोड़ करके धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके एक बड़े नेटवर्क को आपने एक ब्रेकर दे दिया है अपने संस्था के माध्यम से कि नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये लक्ष्मण रेखा है। उस लक्ष्मण रेखा को आपने तय किया, आपकी संस्था तय कर रही है और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज तो दिव्यांगजनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4% आरक्षण की सुविधा दी जा रही है और 16 से अधिक कैटेगरी को इसमें लिया गया है। अगर थोड़ा भी हम उन्हें प्रशिक्षित कर लें, थोड़ा भी उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा लें, तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और याद करिए, प्रतिभा किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब की मोहताज नहीं होती है, हर एक जगह छुपी हुई है। अगर ईश्वर ने कहीं कमी की है तो उसकी पूर्ति भी करता है, याद रखना, उसकी पूर्ति भी करता है। और उसकी पूर्ति में हम सब सहभागी बन पाएंगे तो ये ईश्वरीय कार्य होगा। और ईश्वरीय कार्य से जुड़े हुए हैं आज के यशवंतराव केलकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री दीपेश नायर। मैं उनका और उनकी पूरी संस्था का हृदय से अभिनंदन करता हूं और यह प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार प्राप्त होने पर उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मित्रों, प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी के बारे में यहां पर हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी ने आपके सामने विस्तार से रखा। अखिल भारतीय स्वरूप देने के साथ ही एक बड़े दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में विद्यार्थी परिषद तैयार हो, अपने मूल्यों और अपने आदर्शों को ध्यान में रख करके वह कार्य कर सके। इन बातों को लेकर के जब विद्यार्थी परिषद कार्य करता है तो वह सचमुच आज की एक आवश्यकता बन जाती है और उन्हीं आवश्यकताओं को लेकर के यह युवाओं का एक संगठन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि मुझे स्वयं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अपने विद्यार्थी जीवन में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके राष्ट्रवादी मिशन के साथ जोड़ने की एक आधारशिला है, उसे एक नई दिशा देने का माध्यम बनती है, उसे समाज के विभिन्न तबकों के माध्यम से
आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के, युवाओं का एक सबसे बड़ा दुनिया का संगठन है, तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में युवा कौन है। जब युवा की हम चर्चा करते हैं, बहुत सारे मुद्दे हमारे बीच आते हैं, बहुत सारे बातें हमारे सामने आती हैं और मैं इस पे अक्सर चर्चा करता हूं। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं, 1857 की क्रांति, प्रथम स्वातंत्र समर को आगे बढ़ाने वाले 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेज। आप सुन रहे थे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। बेस्ट चैनल है